नमस्कार, मैं क्रांति संभव। आप सभी का स्वागत है बड़ी खबर में। चुनावी नतीजों के बाद ईवीएम के ऊपर जो बवाल था वो अभी थमा नहीं है। मायावती के बाद केजरीवाल ने भी मोर्चा खोला हुआ है। उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार के जाते ही गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी की भी खबर आ गई है। इसके अलावा दिन भर जो एक बड़ी खबर छाई रही वो थी एक असम की नौजवान लड़की नाहिद आफरीन की, जिसने तमाम फतवों के सामने भी अपने सुरों को दबने नहीं दिया। और वहीं एक तरफ एक कलाकार की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही थी, दूसरे फिल्मकार के सेट पर फिर से हमला हुआ। संजय लीला बंसाली के सेट पर, जो फिल्म की पद्मावती बन रही है उसके सेट पर बीती रात कुछ लोगों ने आग लगा दी। तो इन सभी खबरों पर डालेंगे नजर, लेकिन कुछ खबरों पर तफसील से डालते नजर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ईवीएम के ऊपर जो भी पॉलिटिकल बवाल चल रहा है उसके ऊपर। हम अब बात करते हैं विधानसभा चुनाव के नतीजों और ईवीएम पर सियासी हमले जो रहे वो आज भी जारी रहे, जहां अरविंद केजरीवाल और मायावती ने फिर से ईवीएम पर सवाल खड़े किए। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि पंजाब में उनके वोट बीजेपी अकाली के खाते में डाल दिए गए, जबकि मायावती ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत को बेईमानी की जीत करार दिया। कि लोग अकाली दल से और बादलों से नफरत करते थे। दिल्ली में केजरीवाल और लखनऊ में मायावती दोनों ने लगभग साथ साथ विधानसभा चुनावों के नतीजों और ईवीएम पर सवाल खड़े कर दिए। अगर ईवीएम टेम्पर हो सकता है और ये लोग कर रहे हैं तो हो सकता है ये सेलेक्टिवली कर रहे हैं कि कुछ राज्यों में किया जो इनके लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव थे, कुछ राज्यों में नहीं किया ताकि एकदम से शंका ना हो। तो ये तो वही लोग बता सकते हैं। केंद्र की सत्ता में बैठी हुई बीजेपी ने षड्यंत्र के तहत जो जहां वोटिंग मशीन में धांधली के जरिए इन्होंने जबरदस्ती की घोटाले वाली भारी जीत हासिल की है, तो इनकी ये बेईमानी वाली जीत प्रदेश की आम जनता के गले के नीचे से आसानी से नहीं उतर पा रही है। चुनावी नतीजों के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए आम आदमी पार्टी के मुखिया ने आरोप लगाया कि ईवीएम में हेराफेरी करके उनके 20 से 25% वोट बीजेपी अकाली दल उम्मीदवारों के खाते में डाल दिए गए। उन्होंने अपनी ओर से सबूत भी पेश करने की कोशिश की। जैसे सुजानपुर विधानसभा में विलेज अखवाना बूथ नंबर 73, इसमें हमें 3 वोट मिले हैं, जबकि वहां पे 7 हमारे वॉलंटियर्स हैं जो कि पिछले 6 महीने से घर घर जाके कैंपेनिंग कर रहे हैं और उन 7 वॉलंटियर्स के 17 फैमिली मेंबर्स हैं। केजरीवाल ने मांग की कि जिन 32 विधानसभा क्षेत्रों में वीवीपैट का इस्तेमाल हुआ उनकी पर्चियों की गिनती करके नतीजों से मिलान कराया जाए। अंतर पाए जाने पर चुनाव आयोग कार्रवाई करे। हालांकि मायावती और केजरीवाल के आरोपों को बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियां गंभीरता से लेने को तैयार नहीं हैं। ये अरविंद केजरीवाल का संतुलन जो मानसिक बिगड़ गया है वो सीधा दिखला रहा है कि जब इनको दिल्ली में 67 सीटें आई थी तब तो सब ठीक था। ये लोग वही हैं, जब जीतते हैं तो अपनी तारीफ करते हैं, हारते हैं तो दूसरों के ऊपर ठिकरा फोड़ते हैं। ज्यादातर जानकारों की राय भी यही है कि ईवीएम से छेड़छाड़ मुमकिन नहीं, लेकिन सियासत है तो सवाल भी होंगे। कभी बीजेपी के बड़े नेताओं ने भी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने की कोशिश की थी। अब वही काम दूसरे दल कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इस पूरे विवाद में एक संस्था के तौर पर चुनाव आयोग की साख पर चोट ना पहुंचे। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। वहीं चुनाव आयोग के सलाहकार रहे केजे राव की ये राय है कि ईवीएम के साथ गड़बड़ी नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान ढेर सारे लोगों ने ईवीएम में छेड़छाड़ का दावा किया, मगर वो खुद करके दिखा नहीं पाए। राव इस बात की वकालत करते हैं कि ईवीएम के साथ पर्ची निकलने का भी इंतजाम होना चाहिए, जिससे के लिए चुनाव आयोग केंद्र से पैसे मांगता रहा है। हमारे सहयोगी रितेश जोशी की ये रिपोर्ट। ये दिस इज द कंट्रोल यूनिट विच इज विद दी, वो ये होता है कंट्रोल यूनिट दैट इज विद दी प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर का पास होता है। ये बैलेटिंग यूनिट है जो कैबिन का अंदर होता है और ये होता है। ये जो वीवीपैट जो है ये बॉक्स जो भी ये बैलेटिंग यूनिट के साथ नीचे होता है। ये भी एक टेबल पर सो जब भी यहाँ सिग्नल देता है, ग्रीन सिग्नल हो जाता है वहाँ जाने के लिए, उसका अंदर जाने के लिए कैबिन के अंदर, वहाँ जो है ना कैंडिडेट जिसको वोट डालना चाहता है वो प्रेस करेगा। यहाँ जो है ना
इसको पता चल जाता है किसको वोट डाला है उसने करके। वो जो है ना वो स्लिप जो है ना ज़्यादा देर नहीं होता, थोड़ी देर होता है, वो देने के बाद अंदर ऑटोमेटिकली वो स्लिप अंदर चला जाता है। तो यानी आदमी को पता चल जाता है कि मैंने किसको वोट दिया है करके, और उसी को गया है। हाँ उसी को गया। दिस इज जहाँ ये वीवीपैट सिस्टम है वो है उसको जो है पेपर बैलेट कहते हैं, पेपर बैलेटिंग सिस्टम। दैट इज ए पेपर बैलेट मीन्स दिस इज पेपर, उसको पता चल जाता किसको वोट डाला है, इवन दो इट इज ए वोटिंग सिस्टम बाय दी ईवीएम मशीन। एक ब्रीफली जानना चाहते हैं कि आपके वक्त में जब लोग आए बाहर से और उन्होंने कहा कि ईवीएम टेम्परेबल है, तो आप लोगों ने उनसे क्या कहा, उनका क्या जवाब? एक नहीं 2-3 केसेस ऐसे हुआ है। फॉर एग्जांपल अमरिंदर सिंह जो हैं, जो अभी सीएम बन रहे हैं पंजाब में, he has come with the complaint. He brought some experts along with the EVM of their manufacturing. They said जो ना हम टैंपर कर सकते हैं। हमने कहा the entire commission was there. They saw the machine, then they told yes you tamper our EVM and show. They said we can't do that until and unless we open the machine. वो खोलना चाहते हैं। That's not practical. That's how. Why should EVM, election commission EVM, how can it go outside the premises of the strong rooms or wherever they are kept? And on the other hand, see, so many precautions have been taken by the election commission. First and foremost thing, the EVMs are kept in strong rooms. And much before the elections, they got, again, they ensured that everything is all right. In the presence of the representatives of the political parties, the numbering is also there, and random 5% of the EVMs are checked at random in the presence of the political, as per their choice, कहाँ से निकालना है क्या है करके। और अब खबर असम से, जहां 16 साल की नाहिद आफरीन की गायकी को 46 फतवाओं के जरिए उसकी गायकी को रोकने की कोशिश की मुस्लिम उलेमाओं ने, लेकिन इनसे डरने के बावजूद आफरीन ने इनके खिलाफ लड़ने की ठानी है। एक्चुअली बहुत शॉक्ड हो गई थी मेरे मम्मी पापा और मैं। पहले रिएक्शन में कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने टीवी ऑन किया, देखा कि बड़े बड़े अक्षरों में मेरा नाम निकल रहा है कि नाहिद देवी ने फतवा जारी किया हुआ है, तो बहुत टूट गई थी मैं अंदर से। और 1-2 मिनट के लिए ऐसा भी लगा था कि मुझे शायद संगीत छोड़ना पड़ेगा। संगीत मेरे लिए खुदा की देन है, मुझे तोहफे की ओर से मिला है संगीत, तो अगर मैं इसका प्रॉपर यूटिलाइज ना करूं तो अल्टीमेटली जाके खुदा को इग्नोर करना होगा। वहीं सांसद मौलाना बदरुद्दीन अजमल का कहना है कि वो पता करेंगे कि किस आधार पर फतवा दिया गया। मुझे इस मामले में कुछ पता ही नहीं, आपसे अभी पता चल रहा है, समझे कि नहीं। और फतवा क्या दिया, क्यों दिया, किस बेस पे दिया, शाम तक मालूम करेंगे। लोगों से डिबेट से कुछ पता भी चलेगा क्या हुआ, कौन लोग हैं, क्या है, क्यों उन्होंने दिया। फिल्म इंडस्ट्री में तो मुसलमान धड़ल्ले से है और टॉप पे जितने चल रहे हैं सब मुसलमान ही चल रहे हैं। उनके खिलाफ तो आज तक किसी ने फतवा दिया नहीं। इसके खिलाफ क्यों दिया, ये भी एक वजह है। और आज थोड़ी देर पहले हमने बात की नाहिद और उसके परिवार से, और साथ में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से भी, और सभी एक साथ बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि नाहिद आफरीन की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। सोनोवाल साहब, आपका स्वागत है। एनडीटीवी इंडिया को आपने वक्त दिया, उसके लिए आपका शुक्रिया। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि नाहिद से आपकी बात हुई होगी, क्या भरोसा दिलाया है आपने नाहिद को और उनके परिवार को? देखिए, एक बात है, नाहिद सिर्फ असम का गौरव का विषय नहीं है। शी इज नॉट ओनली द प्राइड ऑफ असम, शी इज द प्राइड ऑफ इंडिया। लाइक वी हैव एश्योर्ड हर ऑल काइंड ऑफ सिक्योरिटी, एंड द पीपल ऑफ असम is with Nahid and we will always be behind Nahid. बिल्कुल। सोनोवाल साहब, क्या अगर आप हमें हिंदी में बता पाएं तो हमारे दर्शक बहुत दूर तक आपको समझ भी पाएंगे। ऐसा है कि एक नाहिद का साथ मैंने बात भी किया था कल, और हमने स्पष्ट बता दिया नाहिद का साथ हमारा सरकार रहेंगे और असम का जनता भी नाहिद का साथ हमेशा रहेंगे, क्योंकि नाहिद हमारे लिए बहुत बड़ा स्वाभिमान का प्रतीक है। और नाहिद ने जो काम कर रहा है जनता के लिए कर रहा है, इसलिए नाहिद के लिए हमेशा असम का जनता नाहिद का साथ रहेंगे। सर, एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि
जो लोग फतवा जारी कर रहे हैं, क्या उनके खिलाफ पुलिस कोई एक्शन ले सकती है? क्योंकि ये एक 16 साल की बच्ची को धमकाने और डराने का मामला भी है। और हम हमेशा नाहिद का साथ रहेंगे, ये स्पष्ट है। सर, मेरा एक सवाल था कि क्या आप उन उलेमाओं के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे जो एक 16 साल की बच्ची को? जनता की अपेक्षा के मुताबिक हमारा सरकार काम कर रहा है और हमारा सरकार काम करेगा, ये स्पष्ट है। आप मुख्यमंत्री को भी सुन रही थी, अपने राज्य के मुख्यमंत्री, वो आपको पूरी सुरक्षा का वादा कर रहे हैं। आपके परिवार की क्या प्रतिक्रिया है, आपके साथियों की क्या प्रतिक्रिया है जब मुझे बहुत ज्यादा एंकरेज कर रहे हैं? और जैसे कि मुख्यमंत्री जी से भी आपकी बात हुई, वो भी मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते आ रहे हैं आज तक। और उन्होंने जैसे मुझे बोला कि ही विल गिव मी इनफ सिक्योरिटी, तो मुझे अभी चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। मैं और इसे I don't want to continue with this anymore, and just I love music and my music loves me. I want to continue with music, that's it. सोनोवाल साहब, मुख्यमंत्री साहब भी हमारे साथ हैं, फोन लाइन पर मौजूद है। नाहिद, आप उनसे कुछ कहना चाहती हैं? मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आई एम हाईली इंडेप्टेड टू यू सर फॉर योर हेल्पिंग हैंड्स। और मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप सब मुझे इसी तरह से मुझे आशीर्वाद देते रहे, मुझे हेल्प करते रहे और सपोर्ट करते रहे, बस यही। थैंक यू सो मच। हमारा आशीर्वाद भी रहेगा, हमारा हर तरफ की सपोर्ट भी रहेगा। गैंगरेप के आरोपी और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। आज सुबह ही उनकी गिरफ्तारी हुई और इन्हें लखनऊ से गिरफ्तार किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने से एफआईआर दर्ज करने के आदेश के बाद से वो फरार थे। 5 साल तक वो भले कानून के मुहाफिज के रोल में रहे हों, लेकिन अब गैंगरेप के इल्जाम में पकड़े गए और जेल गए। चित्रकूट की एक महिला का इल्जाम है कि उसे नौकरी दिलाने के बहाने मंत्री और उनके गुर्गे उसका यौन शोषण करते थे। एफआईआर होने पे मंत्री फरार चल रहे थे। क्योंकि हम इनकी संपत्ति की भी कुर्की कराने के लिए अगला आदेश लेने जा रहे थे, तो काफी प्रेशर में थे और सूचना ये मिली थी कि ये सरेंडर होने जा रहे हैं। उसी सूचना के आधार पे हमारी टीम इनके पीछे लगी और इनको हमने फिर लखनऊ से डिस्ट्रिक्ट से अरेस्ट किया। सियासी हलकों में कहते हैं कि गायत्री को अखिलेश पसंद नहीं करते, लेकिन वो मुलायम की पसंद हैं। उनकी बदनामी का अंदाज सिर्फ इससे लगा सकते हैं कि उनके खिलाफ करीब आधा दर्जन लोगों ने लोकायुक्त में शिकायत की और अवैध माइनिंग पे करीब 60 पीआईएल हाईकोर्ट में आईं। एक ओम शंकर द्विवेदी ने 1750 पन्ने की शिकायत लोकायुक्त को दी, जिसमें इल्जाम लगाया कि गायत्री सन 2002 तक बीपीएल थे। 2012 के चुनाव के वक्त उनके पास 1 करोड़ 81 लाख की जायदाद थी। अब उन्होंने अपने 21 करीबी लोगों के नाम 84 जायदाद खरीद ली है, जिसकी मार्केट वैल्यू करीब 1500 करोड़ है। लेकिन अचानक उन्होंने अपनी शिकायत वापस ले ली। लेकिन गैंगरेप के मामले में सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद ही उन पर एफआईआर हो सकी। गायत्री से साजिश कहते हैं। मैंने सीधा कहा कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है और ये मुझे जो है बताया गया है और इसकी जांच होनी चाहिए। गायत्री प्रजापति के घर पे सन्नाटा है, वो जेल जा चुके हैं। खानदान फिल्म का एक गाना है कि कल चमन था आज ये सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। इस बंगले के चारों तरफ कभी गाड़ियों की कतारें लगी रहती थी और लोगों का हुजूम होता था। आज एक जो कार खड़ी आप देख रहे हैं वो हमारी गाड़ी है, वो कोई मिलने उनसे नहीं आया है। इस पूरी सड़क पे कोई नजर नहीं आ रहा है, बिल्कुल सन्नाटा है। घर अंदर से बंद है, कोई सिक्योरिटी के लोग हैं वो अंदर सो रहे हैं। मिनिस्टर जेल जा चुके हैं। गायत्री इतने पसंदीदा मंत्री थे कि उन्हें 3 बार प्रमोशन मिला। पहले राज्य मंत्री बने, उन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे, तभी उन्हें तरक्की देके इंडिपेंडेंट चार्ज का राज्य मंत्री बना दिया गया। उनकी बदनामी जब और बढ़ गई तो उन्हें प्रमोशन देके कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। जब हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दिया तो सरकार उसे रुकवाने कोर्ट पहुंच गई, लेकिन आखिरकार इस अंजाम को पहुंचे। लखनऊ में कैमरामैन आरसी जोशी और रमेश वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर उत्तर प्रदेश के सीएम की, जहां उत्तर प्रदेश ने बीजेपी को बंपर सीटें तो दे दी, लेकिन वहां के मतदाताओं को नए मुख्यमंत्री के नाम के लिए इंतजार अभी और करना पड़ेगा। सीएम का नाम तय करने के लिए 16 तारीख को एक मीटिंग होनी थी, इसकी खबर चल रही थी, लेकिन अभी उसके भी टलने की बात हो रही है। हमारे से हुई सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट देखते हैं।
जीत का जश्न बीत चुका है, होली भी गुजर गई, लेकिन अब तक उत्तर प्रदेश को अपने नए मुख्यमंत्री का नाम नहीं पता चला। मीडिया में कई नामों पर चर्चा हो रही है। पहला नाम देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह का है। वो पहले भी 2 बार यूपी के सीएम रह चुके हैं। दूसरा नाम प्रदेश अध्यक्ष केशव मौर्य का है। उनकी अध्यक्षता में बीजेपी को प्रदेश में 325 सीटें मिली हैं। तीसरा नाम रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा का है। उन्हें मोदी और अमित शाह दोनों पसंद करते हैं। उनकी साफ छवि है। चौथा नाम बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और लखनऊ के मेयर दिनेश शर्मा का है। गुजरात के इंचार्ज हैं, ब्राह्मण चेहरा है और उन्हें अमित शाह का करीबी माना जाता है। पांचवा नाम बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव श्रीकांत शर्मा का है। मथुरा से 1 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीते हैं। अमित शाह के बेहद करीबी हैं। लेकिन सभी नेता कैमरे के सामने अपने को रेस में नहीं मानते हैं। सब अमित शाह के हाथ में है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऑब्जर्वर तय किए हैं और वो अपने अनुसार तिथि तय करेंगे और वहां विधायक दल की बैठक होगी। तिथि भी वेंकैया जी और माननीय भूपेंद्र जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तय किया है और जैसी तिथि तय होगी आप लोगों को निश्चित रूप से बताया जाएगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास ये अधिकार है। कहीं ना कहीं इस वक्त बीजेपी के सामने बहुतायत की समस्या है, इसलिए मीटिंग का समय बढ़ता जा रहा है और नेताओं की बेचैनी भी। कई नाम जो है हवाओं में है, चर्चे हो रहे हैं, लेकिन सबसे जो पहला नाम सबसे आगे है वो राजनाथ सिंह जी का है। राजनाथ सिंह जी इस बात को डिनाई कर रहे हैं, लेकिन बिना आग के धुआं नहीं उठता है। आखिरी फैसला जरूर अमित शाह और मोदी को लेना है, लेकिन जो राजनीति में है वो चर्चाएं भी जरूरी हैं। कई चीजों को ये जिंदा भी रखती हैं। नई दिल्ली में मनीष शर्मा के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। वहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत के बाद यह सवाल जरूर खड़ा हो रहा है कि बिहार में सत्तारूढ़ गठबंधन का क्या होगा। हालांकि तीनों दलों के नेता कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन आरजेडी और जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। मनीष कुमार की रिपोर्ट देखते हैं। लोग ये भी आरोप लगाते थे हम पर कि अगर आपको सीट बेसी मिलेगा तो मुख्यमंत्री कौन होगा? हम लोग बड़ा नीतीश होंगे। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का ये बयान 1 हफ्ते पहले का है और जिस कार्यक्रम में लालू ने ये कहा उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे। कुछ दिनों पहले तेजस्वी का ये बयान भी सुनिए। मुख्यमंत्री पद की कोई बात नहीं है, हमारे चाचा मुख्यमंत्री हैं, वही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। लोग लगा रहता है कि चढ़ाया जाए, हम चढ़ने वाले में से नहीं है। जनता दल यूनाइटेड के नेताओं का मानना है कि वो चाहे लालू यादव का बयान हो या तेजस्वी यादव का, दोनों ही बयान अवॉइडेबल थे और अगर आने वाले दिनों में ऐसे बयान जारी रहे तो निश्चित रूप से महागठबंधन की एकता में दरार देखने को मिल सकती है। जनता दल यूनाइटेड के नेताओं का मानना है कि लालू यादव हो या तेजस्वी, दोनों को इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए। आने वाले दिनों में ऐसे बयान जारी रहे तो महागठबंधन में दरार पड़ने का खतरा पैदा हो सकता है। बिहार की जनता ने हमारे नेता नीतीश कुमार जी को नाम पर मैंडेट देने का, इतना बड़ा बहुमत, अपार बहुमत देने का काम किया और इस तरह का बयान कि हमारे चाचा बने रहेंगे, हमारा एमएलए ज्यादा है लेकिन हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए, ये हमको लगता है सार्वजनिक रूप से नहीं बोलना चाहिए। इससे महागठबंधन के जितने नेता उनको तकलीफ होती है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इस तरह की गैर जरूरी बयानबाजी के मारे बिहार का महागठबंधन विकास के अपने मुद्दे से भटक रहा है। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। संजय लीला भंसाली की आने वाली फिल्म के सेट पर एक बार फिर से हमला हुआ है और इस बार पिछली बार की तरह राजस्थान में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में हुआ। फिल्म का सेट कोल्हापुर में लगा था और वहां मंगलवार रात 1 बजे कुछ लोगों ने हमला कर दिया, सेट पर आग लगा दी और इस सब के बाद मंत्री ने उल्टे संजय लीला भंसाली को नसीहत दे दी। तहस नहस हुआ ये सेट फिल्म पद्मावती का है और इस बार राजस्थान नहीं बल्कि महाराष्ट्र में फिल्म की शूटिंग को रोकने की कोशिश हुई है। कोल्हापुर के महसाई इलाके में 8 मार्च से 20 मार्च के लिए भंसाली प्रोडक्शन ने डेरा डाला था। मंगलवार रात 1 बजे उस पर करीब 30 अज्ञात लोगों ने धावा बोलकर आग लगा दी, जिससे जरूरी साजो सामान का काफी नुकसान हुआ है।
लेकिन संजय लीला भंसाली शिकायत करने से हिचकिचा रहे हैं। आग तो लगाई गई थी, इसके बारे में पता चल गया है, तो ये पता चलाने की कोशिश हो रही है कि इसमें कौन लोग इन्वॉल्व है और उनका इंटेंशन क्या था। भंसाली प्रोडक्शन ने रात के समय सुरक्षा लेने से मना किया था और हमलावर ने इसी मौके को साध लिया। हमले के बाद अब शिकायत न करने वालों के लिए सरकारी हिदायत भी पेश है। चर्चा के द्वारा विषय हल होना चाहिए। इस प्रकार कोई आगजनी की घटना ये शोभा नहीं देती। वैसे आग और भंसाली प्रोडक्शन का शायद पुराना नाता दिखता है। भंसाली की फिल्में ब्लैक, देवदास, सांवरिया के सेट पर आगजनी की वारदात होने की जानकारी सामने आई है। भंसाली की तरफ से इस मामले में शिकायत दर्ज करने में होने वाली आनाकानी की वजह से इस प्रकरण की जांच अटकी हुई है, तो दूसरी तरफ सरकार ने पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा देकर विवाद से अपने आप को दूर रखने की कोशिश की है। कोल्हापुर से विजय कुंभारे के साथ मुंबई में प्रसाद काथे, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र के धुले इलाके में डॉक्टर की पिटाई के मामले में अब अजीबोगरीब मोड़ आ गया है। एक मरीज के रिश्तेदारों ने जब एक डॉक्टर पर हमला किया था तो उस आरोप में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। वहीं मंगलवार को खबर आई कि उन आरोपियों में से एक ने आत्महत्या कर ली। रोते बिलखते ये लोग उस आरोपी के रिश्तेदार हैं जिसे धुले में एक डॉक्टर पर हमला करने के लिए गिरफ्तार किया गया और बाद में उसने पुलिस हिरासत में खुदकुशी कर ली। रविवार को धुले के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक मरीज के रिश्तेदारों ने एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ मारपीट की थी। इस हमले में डॉक्टर की एक आंख चली गई। मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। शहर पुलिस स्टेशन की लॉकअप में एक डेथ हुई है। इसमें परसों हीरे मेडिकल कॉलेज में एक घटना हुई थी, उसके ऊपर पुलिस ने गुना दाखिल की है और उसमें 9 आरोपी अरेस्ट किए हैं। उसमें से एक आरोपी आज शहर पुलिस स्टेशन की कस्टडी में आत्महत्या किया है, ऐसा प्रथमदर्शी दिखता है और इसके बारे में स्टेट सीआईडी की पथक यहाँ दाखिल है और उनके पास तपास चल रहा है। हॉस्पिटल स्टाफ के मुताबिक डॉक्टर रोहन मामोरकर ने अस्पताल में न्यूरोसर्जन ना होने की वजह से मरीज को दूसरी जगह रेफर किया था और इसी बात पर रिश्तेदारों ने डॉक्टर पर हमला किया। धुले गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने इस घटना के विरोध में प्रदर्शन किए। उस दिन पेशेंट रात में बेड आया था जिसको सिटी स्कैन की जरूरत थी। हमारे पास सिटी स्कैन की सोई अवेलेबल थी, बट हमारे पास न्यूरोसर्जन की सोई अवेलेबल नहीं थी। इसके लिए पेशेंट का अच्छा हो इसलिए हमने इसको हायर सेंटर रेफर किया। यही बात यहाँ रिलेटिव्स को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने हमारे जो प्यार से समझाया था जो डॉक्टर ने, उनको मारहान की है और वो इतनी बेदर्दी से मारा है उन लोगों को, हमारे डॉक्टर्स को, कि उसको लिटरली एडमिट करना पड़ा आईसीयू में। बट अभी अगर से ये कंडीशन हमारे साथ बार बार होते रहेगी, आज वो कल वो था, आज हम रहेंगे, इसके जैसे हम लोग स्ट्राइक पे जा रहे हो। पीड़ित डॉक्टर को पहले आईसीयू में भर्ती किया गया और अब इलाज के लिए मुंबई लाया गया है। महाराष्ट्र में किसी डॉक्टर पर हमले का ये पहला मामला नहीं है। सालों से महाराष्ट्र में डॉक्टर ऐसे हालात से बचने के लिए अस्पतालों में बेहतर सुरक्षा इंतजामों की मांग करते आ रहे हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी सरकार को डॉक्टरों की सुरक्षा बढ़ाने और एक मरीज के साथ 2 रिश्तेदार ले जाने जैसे नियम बनाने के आदेश दिए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत अब भी वैसी की वैसी है। मुंबई से कैमरा पर्सन सुहास चौधरी के साथ सांत्या, एनडीटीवी इंडिया। जेएनयू के छात्र के आत्महत्या मामले में पुलिस ने घरवालों और छात्रों के दबाव के बाद अब आत्महत्या के लिए उकसाने और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है, जांच शुरू की है। छात्र की शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मौत फांसी लगने यानी लटकने से हुई और इसके अलावा कुछ संदिग्ध नहीं मिला था। दलित छात्र रजनी कृष का पोस्टमार्टम न कराने पर अड़े उसके घरवालों से मिलने बुधवार की सुबह केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंची। घरवालों की मांग और जेएनयू के छात्रों के विरोध के बीच केंद्रीय मंत्री ने वहीं दिल्ली पुलिस को आदेश दिया कि इस मामले में उन धाराओं के तहत FIR दर्ज की जाए जिनकी घरवाले मांग कर रहे हैं। पुलिस को बोला, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बोले कि आज का माहौल में देख लो कि कैसे है, तुरंत आप FIR दर्ज करो। फिर इसके बाद जितनी भी स्टेटमेंट है, शायद वो स्टूडेंट्स का हो या टीचर्स का हो या पिता और कोई रिश्तेदार का हो, सबको ले लो और रजिस्टर भी करो उन सभी स्टेटमेंट को। जेएनयू में MPhil के छात्र रजनी कृष का शव बीते सोमवार को मुनीरका के एक मकान में मिला। पुलिस के मुताबिक ये खुदकुशी है। मौत से पहले सोशल मीडिया पर अपने आखिरी पोस्ट में उसने
जेएनयू प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाया। अब पुलिस ने आखिरकार SC/ST एक्ट और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर लिया है। उसके मोबाइल से मिले सबूतों और फेसबुक वॉल पर लिखी पोस्ट के आधार पर जांच जारी है। एक मुकदमा FIR रजिस्टर कर लिया है। ये थाना बसंत विहार में दर्ज हुआ है। सेक्शन 306 IPC और सेक्शन 310 ऑफ SC एंड ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। FIR दर्ज होने के बाद रजनी कृष्ण के घरवाले पोस्टमार्टम के लिए तैयार हो गए। 5 डॉक्टरों के पैनल ने रजनी का पोस्टमार्टम किया और बाद में उसके शव को विमान से तमिलनाडु भेज दिया गया। पुलिस ने रजनी कृष्ण के घरवालों से मिली शिकायत के आधार पर मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अब तक मिले सबूतों और हालात के आधार पर इस जांच को आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। कानपुर में एक बिल्डिंग गिर गई। इस समय अमोनिया गैस लीक होने की बात थी और उसके बाद ब्लास्ट हो गया। हालांकि किसी घायल होने की खबर नहीं। आज भारतीय वायुसेना का एक और लड़ाकू विमान सुखोई 30 बाड़मेर में गिर गया। हादसे के बाद दोनों पायलट सुरक्षित बाहर निकल गए, लेकिन 3 स्थानीय लोग घायल हो गए। बाड़मेर से 15 किलोमीटर दूर देवनियों की ढानी स्वीकर गांव के लोगों को लगा कि आसमान उनके सिर पर टूट पड़ा है। गांव में गिरे सुखोई विमान ने आसपास के आधा दर्जन घर तबाह कर दिए। 3 लोग घायल हुए। विमान गिरने के बाद जोरदार धमाका हुआ। विमान का मलबा चारों तरफ 500 मीटर के दायरे में बिखर गया। 3 गाड़ियों में नुकसान हुआ है, लेकिन जनहानि कोई भी नहीं हुई है। एक जानवर की मौत हुई है और एक ही गाड़ी के 3 सदस्य, 2 दादा दादी और पोता उनका, ये तीनों बन के इनके सूचना मिली है जो जिला चिकित्सालय में भेज दिए गए हैं और वहां से फिर सूचना प्राप्त हुई है कि वो आपको अटेंड करेंगे। थैंक यू सर। पायलट सुरक्षित है? पायलट सुरक्षित है। करीब 2:30 बजे ये हादसा हुआ। शुक्र है विमान के दोनों पायलट सुरक्षित निकल गए। हादसे के वक्त विमान अपनी रूटीन उड़ान पर था। हादसे पर वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं। ये 7वां सुखोई है जो हादसे का शिकार हुआ है। पहले से ही विमानों की कमी से जूझ रही वायुसेना के लिए अपने एक अहम विमान का खोना एक बड़ा नुकसान है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, NDTV इंडिया। और अब खबर फिल्मों की दुनिया से, जहां अक्षय कुमार बनने वाले हैं गुलशन कुमार। दरअसल वो टी सीरीज की शुरुआत करने वाले गुलशन कुमार की जिंदगी पर बन रही फिल्म में मुख्य किरदार अदा करने वाले हैं। मुंबई में स्थित टी सीरीज ऑफिस के अंदर और बाहर लंगर लगाकर गुलशन कुमार के बेटे भूषण कुमार ने अपने पिता की जिंदगी पर फिल्म बनाने की घोषणा की। किसी 5 सितारा होटल में पार्टी न कर लंगर लगाकर फिल्म मोगल की घोषणा इसलिए की गई क्योंकि गुलशन कुमार को लंगर लगाकर लोगों को खाना खिलाना बेहद पसंद था। उनको जो जो चीजें पसंद थी वो हम लोगों को लंगर में खिलाते हैं। उस इमोशन से कनेक्ट करने का आई थिंक ये बेस्ट तरीका था कि हमने नॉर्मल प्रॉपर पार्टी रख के सबको बुलाना और वो चीज़ करने का हमने नहीं सोचा। हमने सोचा कि हम इसको एक बहुत ही इमोशनल और एक सटल वे में और एक इमोशनल वे में इसको लॉन्च करेंगे। फिल्म मुगल में अक्षय कुमार भूमिका निभा रहे हैं गुलशन कुमार की, जबकि जॉली LLB से मशहूर हुए निर्देशक सुभाष कपूर फिल्म का निर्देशन करने जा रहे हैं। अक्षय इस फिल्म को करने के लिए उत्साहित हैं क्योंकि उनकी पहली फिल्म सौगंध से गुलशन कुमार के साथ एसोसिएशन बना था। जाहिर है बेटा होने के नाते भूषण का इस फिल्म से जज्बाती लगाव होगा। ऑब्वियसली एक बेटा बना रहा है और बिजनेस नहीं है। जैसे कि मैंने जब अक्षय जी को भी ये आइडिया बताया था कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो मैंने जनरली उनसे बाउंस ऑफ किया दूसरी फिल्म की बातचीत करते के दौरान कि सर मैं अपने पापा पे एक फिल्म बना रहा हूँ, उसका नाम मुगल है। तो 2 मिनट का साइलेंस रहा उनका, उन्होंने बोला मुगल, कहते हैं माइंड ब्लोइंग टाइटल है, माइंड ब्लोइंग फिल्म बनेगी। तो वहाँ से ये चीज़ शुरू हुई।
फिल्म के स्क्रिप्ट पर काम शुरू हो चुका है और उम्मीद है कि 6 महीने में फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाएगी। फिल्म मुगल में गुलशन कुमार को सिर्फ म्यूजिक मुगल नहीं बल्कि उनके जीवन के कई पहलुओं को दिखाया जाएगा। मुंबई से इकबाल परवेज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।